हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सरल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अनुपात एवं समानुपात। इंग्लिश में से कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका बेस्ड होगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको सबसे आसान भाषा में अनुपात एवं समानुपात पढ़ाने वाला हूं। सो प्लीज हमसे लगातार जुड़े रहिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर लगातार आते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 अनुपात एवं समानुपात। इंग्लिश में से कहते हैं बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए रेशियो, मतलब अनुपात क्या होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने अनुपात। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा अनुपात क्या होता है। एक बार आप पढ़ लिए ना इस मेथड से, कभी नहीं भूलोगे अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात इंग्लिश में से कहते हैं रेशियो। अनुपात को दर्शाते हैं ऐसे डबल बिंदु से। दिख रहा है आपको? ठीक है, कॉलर जैसा कि दिख रहा है। अनुपात का सीधा मतलब होता है राशियों की तुलना। मान के चलिए आपको दो अलग अलग राशि दिए हुए हैं, उनके बीच में अगर आपको तुलना करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि एक क्लास में मान के चलिए 5 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो उसका अनुपात कितना होगा? तो कॉमन सी बात है, आप ऊपर में 5 लड़के लिखोगे, नीचे में 10 लड़के लिखोगे, तो लड़कों का अनुपात अगर लड़कियों से हो तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी कितना होता है 10। सेम चीज यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने लिखा है। अगर मान के चलिए एक क्लास में 2 बॉयज हैं, ठीक है, और कितना है 4 गर्ल्स हैं, तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो भाई 2 बॉयज 4 गर्ल्स है ना, तो कॉमन सी बात है इन दोनों का अनुपात होगा। मगर मैं पूछूं कि बॉयज अनुपात गर्ल का अनुपात बताइए, बॉयज बटे गर्ल, ठीक है, मतलब बॉयज का रेशियो किससे निकालना है? आपको गर्ल्स से निकालना है। तो बॉयज कितने हैं आपके पास? 2 है, और गर्ल्स कितने हैं? 4 है। तो ये दो दोनों कितना हो गया बेटा? 4। तो बॉयज रेशियो गर्ल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका रेशियो हो जाएगा 2 दूने 4, मतलब 2 1 का, 2 ऊपर का और नीचे 2 दूने 4। तो बॉयज रेशियो गर्ल क्या हो जाएगा आपका? 1:2 हो जाएगा। तो देखिए, अनुपात आपको समझ में आया कि अनुपात कैसे निकालते हैं। बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे मैंने रेशियो निकाल दिया 1:2। सेम चीजें अब समानुपात की बात करते हैं। समानुपात को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपोर्शन। समानुपात को ऐसे 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। दिख रहा है 1 2 3 4। ओके, चलिए उसके बाद इसमें भी हम लोग अनुपातिक राशियों की तुलना करते हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ पर भी राशियों की तुलना और यहाँ पर भी क्या होता है? राशियों की ही हम लोग तुलना करते हैं। अब अनुपात और समानुपात में बेसिक डिफरेंस की बात करें, कैसी राशियों की तुलना, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें हम लोग ऑलरेडी एक अनुपातिक राशि लेते हैं। जैसे कि दो अनुपातिक राशियों के बीच में अगर तुलना करना हो, तो आप समानुपात का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं कि 2 कॉपियां 10 रुपए की आती है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 2 कॉपी 10 रुपए की आती है, तो 4 कॉपी अब जैसी बात है कितने रुपए की आएगी? 20 रुपए की आएगी। तो अगर ये समानुपात में है, तो बिल्कुल जितने अनुपात इसका होगा उतना ही अनुपात किसका होगा बेटा? इसका भी होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, यहाँ पे लिखिएगा, देखिए ऊपर में 2 कॉपी कितने रुपए में आती है बेटा? 10 रुपए में, ठीक। ये समानुपात का चिन्ह आ गया। फिर 4 कॉपी मैंने कितना लिखा? 20 रुपए में। अगर ये दोनों समानुपात में है, तो इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। ध्यान में रखिए, 2 कॉपी 10 रुपए, तो इसको लिखूंगा 2/10, ठीक है। बराबर, अनुपात को हम लोग बराबर भी लिखते हैं, इसको लिखूंगा 4/20, ठीक है। अनुपात को बराबर के चिन्ह से भी दर्शाते हैं। देखिएगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, और नीचे 2 पंचे 10 बराबर इधर 4 पंचे 20, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। देखिए 1/5, 1/5 आया। इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो गया बेटा? 1:5 रेस टू 1:, कितना हो गया बेटा? 1:5 बराबर लिख सकते हो 1:5। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो इन दोनों, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? ये दोनों राशियां आपको दिख रही है, ये आपस में समानुपात में है, ठीक है। मतलब दोनों का अनुपात क्या है? समान है, इसका भी और इसका भी। तो आई होप सो आपको अनुपात और समानुपात दोनों चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये चीजें एकदम बेसिक्स हैं, ये छोटे बच्चों के लिए है ना। बिल्कुल, आप जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको इससे भी हायर लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन बिल्कुल एक सरल ढंग से बात करें तो अनुपात और समानुपात ऐसे समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि
ए रेशियो, बी रेशियो और सी रेशियो डी में राशियां ऐसी हो तो यहाँ पे आपको 3 चीजें निकालने के लिए बोला गया है, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती ना। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप मध्यानुपाती निकाल सकते हो, तृतीय अनुपाती निकाल सकते हो, चतुर्थानुपाती भी आप निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डिमांड कैसा है। ठीक, कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में, हाँ तो मैंने 4 लिख दिया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 देखने को मिल जाए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। 2 ही राशि देखने को मिल जाए, तीसरा पूछ दे, 4 राशि दिया गया तो मान के चलिए चौथा पूछ दे। तो यहाँ पे इस केस में ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मध्यावधि अनुपाती पूछा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसे आप लोग अगर मान के चलिए बी इधर है, ये स्क्वायर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, रूट। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी भी देखने को मिलेगा आपको कई जगहों पे ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर तृतीय अनुपाती बात करें सी, तो सी का फॉर्मूला याद रखिएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है और इसी फॉर्म में याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसा नहीं, वैसा याद नहीं करना है, एबीसीडी के फॉर्म में याद रखिए, आपके माइंड में ये चीजें बस जाएंगी। चतुर्थानुपाती की बात करते हैं तो चतुर्थानुपात में डी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बीसी अपॉन ए। ठीक है, तो डी मतलब ये चतुर्थ पद है तो मैं इसको डी लिख दिया, और ये बी और सी कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा पद है, और ये कौन सा है बेटा नीचे, पहला पद है। बिल्कुल ध्यान रखिए, ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आप अगर अनुपात समानुपात पढ़ते हो तो सबसे पहला चीज आपको आना चाहिए एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं मैं, एलसीएम निकालना ना, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं बेटा लिस्ट कॉमन फैक्टर ना, या फिर एलसीएम, ध्यान में रखिएगा। ठीक, हिंदी में इसे लासा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लासा। ध्यान में रखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कुछ राशियां लिख देता हूँ यहाँ पे, 8, 16, 32 और ये 64 का लघुत्तम समापवर्तक, ये लासा निकाल। ओके, इसको एलसीएम भी बोलते हैं, लासा भी बोलते हैं, जो भी है। अब यहाँ पे राशि दी हुई है आपको 8, 16, 32, 64। ठीक है, अलग अलग आपको क्या दिया है, संख्या दिया है। इन सभी का अगर को लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आपको पता है अच्छे से, लघुत्तम समापवर्तक आप लोअर क्लास में से पढ़ के आए हो कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, 9th क्लास में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 8, 16, 32, 64। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। क्यों सबसे छोटी संख्या से, भैया इसका फुल फॉर्म ही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और ये 2 दूने कितना हो गया बेटा 4। फिर 2 से करो, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। आप चाहो तो बड़ी संख्या से भी शुरू कर सकते थे, ऐसी संख्या से शुरू करना था जिससे सारी संख्याएं डिवाइड हो। एक भी संख्या से डिवाइड नहीं होती तो हम सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, बिल्कुल। तो हमने तो सबसे छोटी संख्या से ही शुरू किया है, तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, चल जाएगा। इधर 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, कोई बात नहीं, नीचे और एक का एक आ जाएगा, तो एक कम 2, 2 दूने 4, 2 चौके 8। जब तक डिवाइड होता है तब तक करना है, रुकना नहीं है। इधर अभी दोनों एक तो डिवाइड होगा नहीं तो इसको एज इट इज रहने देना ना। 2 एक कम 2, 2 दूने 4, अभी भी एक बार डिवाइड होगा ना, ये ध्यान से, 1, 1, 1 और ये 2 एक कम 2। अब इसके आगे डिवाइड होगा क्या, नहीं। दो बड़ी संख्या और डिवाइड करने वाली संख्या क्या है बेटा, छोटी है। तो ये कितने दो आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 6 दो है, इन सभी का गुणन ही आपका क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे चाहो तो लिख देना इसका एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बराबर कितना भैया, 2 एक 2 दूने 2 दूने 2, 2, 2, 2, 2, कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, गुणा कर दो इनको, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। तो आपको पता है इन सभी संख्याओं का आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा बेटा, 64 आएगा। आपको एलसीएम निकालना आना ही चाहिए, तब जाके आप एक्सरसाइज 4.1 में 4.1 कंप्लीट कर पाओगे। बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये सारा डेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग बुक की तरफ और उसमें से कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। चलिए, पेज नंबर 129 देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया है, हिंदी मीडियम की बुक की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं उसे इस क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा क्रिएट कर लिया हूँ ना। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। टीम ए ने 5 मैच खेले और 3 जीते। टीम बी ने 12 मैच खेले, 5 जीते और टीम सी ने 18 मैच खेले और 13 मैच जीते। तो बताइए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किस टीम का रहा, मतलब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए थे, इतना बड़ा क्वेश्चन। भाई जैसा बुक में दिया ना उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। चीजें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी, आपको कोई भी टेंशन मत लेना, मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा आपको। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस को बनाना हो तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूं मैं टीम, ठीक है। बुक में अलग अलग तरीके से बना सकता है, जैसा आपको सहूलियत पड़े वैसा बनाइएगा। यहाँ पे टीम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं जीत और हार लिख लेता हूँ ना, ध्यान से। टीम के नाम लिख लिया, जीत लिख लिया, हार लिख लिया, उसके बाद अनुपात लिख लेता हूँ, अनुपात। देखिएगा यहाँ पे टीम ए है, यहाँ टीम बी भी है और ये टीम सी, तीन टीम है। टीम ए ने, ठीक है, मैच और जीत लिखना है यार, हार नहीं। यहाँ पे कितना मैच खेला और कितना मैच जीता, ठीक है, दो चीज का ध्यान रखना। कितना मैच खेला टीम ए ने, 5 मैच खेला। जीते कितने, 3 जीते। यहाँ पे टीम बी ने कितना मैच खेला, 12 मैच खेला, जीते कितने, 5 जीते। टीम सी ने 18 मैच खेला, जीता कितना, 13 जीता। यहाँ पे अनुपात बात करें तो जितना मैच और जीत कितनी, ठीक है, ध्यान में रखिए। जितना जीता उसको ऊपर लिखोगे और जितना खेला उसको, जितना मैच है उसको नीचे लिखोगे। यहाँ पे लिख दोगे 3:5। ध्यान में रखिएगा ना, मैं लिखते जाऊँ, देखो इसमें भी, इसमें लिखोगे 5:12, मतलब 5 ऊपर आएगा, 12 नीचे आएगा। ध्यान से, यहाँ भी कितना मैच है, 18 मैच, 13 जीत, तो 13:18। ध्यान में रखिएगा ना इन चीजों को। देखिए ये आपका अनुपात निकल गया, ये एक का एक मस्त टेबल बन गया, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए अब सोचते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि करना क्या है। देखिए ये अनुपात के फॉर्म में आ गया। भैया यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कि खेले गए मैचों की संख्या और जितने मैच हैं उनका अनुपात अलग अलग है। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 मैच था, 3 जीता। यहाँ 12 मैच था, 5 जीता। यहाँ 18 मैच था, 13 जीता। तो भैया नंबर ऑफ मैचेस अलग अलग हैं, तो आप कैसे निकालोगे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। तो इसके लिए आपके नंबर ऑफ मैचेस समान होने चाहिए। अगर सभी लोग समान तरीके से मैच खेलेंगे, मान के चलिए ये भी 5 मैच खेलता, ये भी 5 मैच खेलता, ये भी 5 मैच खेलता, मान के चलिए, तो भैया सभी के खेले गए मैचों की संख्या क्या होती, एक समान होती। तो भैया उसके हिसाब से हमने ये निकाल पाते कि कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, किसने सबसे ज्यादा मैच जीते, ये सारी चीज निकाल पाते। लेकिन यहाँ पे एक ने, पहले वाली टीम ने केवल 5 मैच खेले, 3 जीता। दूसरे में 12 मैच, तीसरे ने 18 मैच खेला है और जीते सब अलग अलग है, तो कैसे निकलेगा। इसलिए सभी के खेलो गए मैचों की संख्या को हमको क्या करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेगी। यहाँ स्टेटमेंट लिखिएगा, चूंकि चूंकि सभी टीमों के, सभी टीमों के खेलो गए मैचों की संख्या, खेले गए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या समान नहीं है, समान नहीं है। अतः अतः इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन हाल में संभव नहीं है। हाल में उत्कृष्ट प्रदर्शन निकालना हाल में संभव नहीं, निकालना हाल में संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट अलग अलग बुक में, अलग अलग लेक्चर, अलग अलग टीचर के द्वारा हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, मीनिंग सही निकलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ना। मैंने क्या बोला, चूंकि सभी टीमों के खेले गए मैचों की संख्या, सभी टीमों के खेले गए मैचों की संख्या समान नहीं है ना, यहाँ पे ये वर्ड ऐड कीजिएगा, समान नहीं है, समान नहीं है। अतः इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन निकालना हाल में संभव नहीं है, फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन अगर मैं मैचों की संख्या को समान कर दूं
तो बिल्कुल संभव है। तो यहाँ पे लिखिएगा अब मैचों की संख्या समान करने पर, मैचों की संख्या समान करने पर, समान करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट प्रदर्शन निकालना संभव है, निकालना संभव है, संभव है। यहाँ पे मैंने लिखा मैचों की संख्या अगर समान कर दे तो उत्कृष्ट प्रदर्शन निकालना क्या है बेटा, संभव है। उस कंडीशन पे टीम ए का प्रदर्शन, टीम बी का प्रदर्शन और टीम सी का प्रदर्शन हम अलग अलग निकालेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेगा तब टीम ए का प्रदर्शन, तब टीम ए का प्रदर्शन, टीम ए का प्रदर्शन। टीम ए को देखो क्या लिखा है ना, टीम ए ने कितना बेटा 5 मैच में से 3 मैच जीता, तो इसको लिखिएगा 3:5 या फिर इसी को लिखते हैं हम लोग 3/5 लिखते हो। चलिए उसके बाद टीम बी का प्रदर्शन, टीम बी का प्रदर्शन, टीम बी का प्रदर्शन देखो बी में कितना मैच जीत खेला, कितना मैच जीता 5 मैच जीता, 12 मैच खेले, इसी को लिखिएगा आप 5/12। और टीम सी का प्रदर्शन देखिए, टीम सी का प्रदर्शन, टीम सी ने 13 मैच जीता, 18 मैच खेले ना, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा फिर 13/18। चलिए यहाँ पर आपको दिख गया। अब देखो खेले गए मैचों की संख्या सभी में असमान है, यहाँ पे 5 मैच, 12 मैच, 18 मैच, तो भैया इनके खेले गए मैचों की संख्या को मेरे को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अगर मैं खेलों में मैचों की संख्या को ध्यान से देखिएगा, अगर समान करता हूं तो कॉमन सी बात है, नीचे नीचे जितना दिख रहा है नीचे की सभी संख्या समान होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, इस तीनों की जगह क्या आना चाहिए, एक समान संख्या आना चाहिए। इन तीनों की जगह अगर एक समान संख्या चाहिए मेरे को, तो कॉमन सी बात है मेरे को इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। किसका, 5, 12 और 13 का। सिर्फ खेले गए मैचों की संख्या समान करना है, जीते गए मैचों से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखिएगा तब कि खेले गए मैचों की संख्या क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मुझे सबसे पहला काम करना है इनके खेले गए मैचों की संख्या को क्या करना है, समान। यहाँ पर पहली टीम ने 5 मैच खेला, दूसरी टीम ने 12 और तीसरी टीम ने 18 मैच खेला था। तो भैया अगर खेले गए मैचों की संख्या समान करना हो, अगर मेरे को हर को समान करना हो, तो सभी का मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान में रखिए ना। चलिए मैं सभी का एलसीएम ले लेता हूँ और यहाँ पे निकालता हूँ। ध्यान से देखिए नीचे में क्या है, यहाँ पे 5 है, उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे 12 है, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, चलिए 2 से भाग देते हैं। सबसे पहले देखिएगा 2 से जाएगा, 5 तो नहीं जाएगा, बाकी जाएगा, तो यहाँ 5 को एज इट इज रहने दो, 2 छक्के 12 और 2 निया 18, और 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यहाँ 5 रहने दो, और ये 2 तिया 6 और ये 9 आ गया। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, ये 5, 3 एकम 3 है, 3 तिया 9। अब 5 और 3 है तो कॉमन सी बात है, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, और ज्यादा भाग करने की जरूरत नहीं है, जो बचा उसको लिख दो। ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा बेटा, ध्यान से इधर 2 इंटू 2 इंटू ये क्या है बेटा 3, और इधर कौन से है, इधर भी 2 संख्या है, 5 इंटू 3, ध्यान में रखिएगा ना। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम गुणा करो चलो फटाफट ना, 2 दूने 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 पंचे 60, और 60 तिया 180। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा आपका 180। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 है, मेरे को नीचे कितना लाना है, 180 लाना है। तो मेरे को बताओ इन सभी संख्याओं में से ये 5 को तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि 5 यहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध है कि नहीं, यहाँ 5 ऑलरेडी उपलब्ध है। तो बची हुई संख्याओं को गुणा करूंगा 5 में, तो 180 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बची हुई संख्या देखो कौन के अंदर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया बेटा 36। तो यहाँ पे अगर मैं 5 में 36 का गुणा करूं, किसका गुणा करूं, 36 का गुणा करो, तो बिल्कुल 180 आएगा। तो ये लिख दिया मैं 36, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद ध्यान से नीचे आप देखिए 12 है, यहाँ पे आप इन्हीं में से किसी संख्याओं को गुणा करके 12 बना लो और उसे निकाल देना बाहर ना, छोड़ देना उसको।
देखो इनमें से कौन कौन सी संख्या है जिसको गुणा करो 12 बन जाएगा। इधर इन तीनों संख्याओं को देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना ना। देखो इन तीनों संख्याओं को, दो दो ने 4 और 4 दिया 12, इतनी संख्याओं को आप हटा लो। अब बचा हुआ संख्या उसको गुणा कर दो, 5 दिया 15। तो भैया 12 में अगर मैं 15 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। जिस संख्या का आप नीचे में गुणा करोगे उसी संख्या का आपको ऊपर में भी गुणा करना है। सेम थिंग, नीचे 18 है तो यहाँ पे 18 अलग से निकाल लो, बची हुई संख्या को गुणा कर देना वहां पे जाके। ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे 18 अलग से निकालो, 18 कितना हो जाएगा, देखते जाओ ना। 3 तिया, ये वाला इन दोनों को देखना ना, 3 तिया 9 और 9 दूनी कितना हो गया बेटा 18। तो कितना कितना संख्या ये और ये बचा, एक 5 यहाँ पे बचा, एक 2 यहाँ पे बचा, बाकी सब तो कंप्लीट हो गए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10। तो यहाँ पे लिखिएगा 5 दूनी 10, मतलब 18 इंटू 10, 10 को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए मैं गुणा करके निकाल रहा हूँ। ऊपर 36 इंटू 3 करो, 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल है, एक 3 तिया 9 और एक 10, ऊपर कितना हो गया बेटा 108। नीचे खेलोगे मैचों की संख्या कितनी होगी 180। इधर भी 15 पंची 75, ऊपर तो 75 हो गया, नीचे खेलोगे मैचों की संख्या 12 इंटू 15 करोगे 180 आएगा। इधर भी 30 इंटू 10 130, ठीक है, और नीचे 18 धाम 180। अब देखो खेले हुए मैचों की संख्या सभी में समान है, 180 मैच इसने भी खेले, 180 मैच इसने भी खेले, 180 मैच इसने भी खेले, तो जीता कितना कितना। इसने 180 मैच खेला 108 जीता, इसने 180 मैच खेला 75 मैच जीता, लेकिन इसने 180 मैच खेला तो 130 मैच जीता है। तो मेरे को बताओ, अब देख के आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस टीम ने किया। तो भैया यहां से देख के स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सी ने 180 मैच खेले और सर्वाधिक मैच जीते। कितने मैच, 130 मैच जीते। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि टीम सी का प्रदर्शन, टीम सी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, उत्कृष्ट रहा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। आई होप सो आपने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसे बताया उसका कॉपी पेस्ट है ना। बस यहाँ पे अंतर इसमें इतना है, इसमें अनुपात में और 7% में भी एक आंसर निकाला गया है ना। तो हम इस क्वेश्चन को, आपको सेम क्वेश्चन सेम डेटा है, लगभग लगभग वैसा ही सेम पैटर्न है ना, डेटा बस थोड़ा अंतर है और उसमें परसेंटेज में निकाल कर आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे। उदाहरण नंबर 1 आपको स्क्रीन में उपलब्ध होगा। मैं यहाँ पे डेटा लिखना शुरू करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। छत्तीसगढ़ राज्य की हॉकी टीम का स्तर, खेले गए मैचों का प्रदर्शन इनमें अनुसार है। उसमें क्रिकेट था, इसमें हॉकी है। ध्यान से देखिएगा। इसमें 2016 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते, 2015 में 10 मैच खेलकर 7 मैच जीते, 2014 में 11 मैच खेलकर कितना बेटा 8 मैच जीते। तो इन 3 वर्षों में टीम का प्रदर्शन किस वर्ष में सबसे अच्छा रहा, कारण सहित बताइए। तो भैया एक ही टीम है, अलग अलग 3 साल में 3 अलग अलग मैचेस खेलती है। ठीक है, मतलब तीनों सालों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैचेस खेलती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैचेस जीतती है ना। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस वर्ष रहा उस टीम का, ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा, आपको सोल्यूशन के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चार्ट जैसा बनाया था वैसे ही बना लेता हूँ। यहाँ पे टीम का चार्ट बना लेता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैच का चार्ट बना लेता हूँ, मैच। यहाँ पे जीत का चार्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे अनुपात का चार्ट बना लेता हूँ। ओके, चलिए ये, और इधर प्रतिशत का भी बना लो क्या है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना एकदम 100 में पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना। देखिए पहले टीम ए है, ये टीम तो नहीं है। वर्ष का चार्ट बना लेता हूँ, ध्यान से रखिएगा ना। वर्ष लिखा है यहाँ पे, टीम नहीं है, वर्ष है। अलग अलग साल में 2016 में मैच खेलते हैं, ठीक है, फिर 2015 में मैच खेलते हैं, फिर 2014 में मैच खेलते हैं। 2016 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीतते हैं, 12 मैच खेले 10 मैच जीते। और उसके बाद 10 मैच खेलकर 7 मैच जीतते हैं, 10 मैच खेले 7 मैच जीते। फिर 11 में 8 मैच खेलकर, 14 में 11 मैच खेलकर 8 मैच जीतते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें अनुपात की बात करें तो मैंने बोला था मैच को नीचे रखना, जीत को ऊपर रखना। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 10:12। ठीक है, इसी को 10/12 भी लिख सकते हो। इसमें 7:10 और इसमें
8:11 ये चीज हो गया। ठीक है, चलिए अब प्रतिशत की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इसको मैं लिखूंगा 10/12 × 100। ठीक है, इधर इसको लिखूंगा 7/10 × 100। इधर लिखूंगा 8/11 × 100। होगा कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब इसको प्रत्यंश में निकाल लो, डायरेक्टली आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि किस टीम का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। ठीक है, आप परसेंटेज में चीजों को निकाल कर भी आप किसी भी टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन जान सकते हो, उसका डायरेक्टली आंसर जान सकते हो, क्योंकि भैया डायरेक्टली सिर्फ यही पूछा है सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा, निकल जाएगा यहाँ से। देखो इन दोनों को गुणा कर दो, 100 × 12 कितना हो गया बेटा, ये 1000/12। ठीक है, तो इसको गुणा करो, ये 700/10, और इसको गुणा करो, ये 800/11। ठीक है, डिवाइड करते जाओ, चलिए 1000/12 इन तीनों को डिवाइड करो, ये हो गया 12×8 = 96। ठीक है, उसके बाद कितना बटा बचा, 4/43 हो गया, 12 × 12 = 24, 12×3 = 36, 36 हो गया, मतलब फिर 4/40 हो गया, 12×3 = 36, 12×3 = 36, ऐसा होते जाएगा। 83.33% आ गया। इसका देखो, इसको आ गया मात्र 70%। ठीक है, और इसका क्या आ गया बेटा, 11 से काटो, 11×7 = 70। ठीक है, उसके बाद कितना बचा बेटा आपका, 3 बचा, 3 बचे 30 हो गया, 11×2 = 22। ठीक है, फिर 8 बचा, 8 बचे 80 हो गया, फिर 11×7 = 70, ये फिर 22, ऐसा आएगा लगभग लगभग ना, 72.22। ओके, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए ये 2016 में 12 मैच खेलकर जब 10 मैच जीतते हैं तो 83% मैच टीम जीतती है, इसमें 70% मैच टीम जीतती है, और इसमें 72% मैच टीम जीतती है। तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसका रहा? ऑब्वियस सी बात है, जिस जिस साल 83% मैच हमारी छत्तीसगढ़ हॉकी टीम जीतती है, उस टाइम पे हमारे टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो कब रहा भैया, 2016 में हमारे टीम का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप नीचे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए पेज नंबर 131, उदाहरण नंबर आपका 2 है, नीचे देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा, नीचे क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या बोलता है। माह अगस्त 2016 में महानदी के जल स्तर बढ़ने की औसत दर 5 इंच प्रति घंटा थी, जबकि माह सितंबर में 3 फीट प्रति दिवस थी। देखिए पहला डेटा दिया है 5 इंच प्रति घंटा में, दूसरा डेटा दिया है 3 फीट प्रति दिवस, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ध्यान में रखिए। ज्ञात कीजिए कि किस माह में जल स्तर बढ़ने की दर औसत अधिक थी। तो यहाँ पे लिखिएगा माह अगस्त में कितना था और माह सितंबर में कितना था। माह अगस्त में तो सबसे पहले उदाहरण सॉल्यूशन में लिखिएगा, माह अगस्त में, माह अगस्त में जल स्तर बढ़ने की दर, जल स्तर बढ़ने की दर, बढ़ने की दर कितना था बेटा, बराबर 5 इंच, 5 इंच प्रति फीट। 5 इंच प्रति फीट था क्या, देखो तो 5 इंच प्रति घंटा था, 5 इंच प्रति घंटा। यहाँ माह अगस्त में जल स्तर बढ़ने की दर कितनी थी बेटा, 5 इंच प्रति घंटा, 5 इंच प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक, ये तो माह अगस्त का हो गया। अब मेरे को बताइए माह सितंबर में, माह सितंबर में जल स्तर बढ़ने की दर, जल स्तर बढ़ने की दर, बढ़ने की दर इस माह में ध्यान से देखिएगा, इस माह में डेटा कितना दिया हुआ है आपको, 3 फीट प्रति दिवस। कितना दिया है बेटा, 3 फीट प्रति दिवस, प्रति दिवस। अब ध्यान से देखिए, ये 5 इंच प्रति घंटा में दिया है, 3 फीट प्रति दिवस में दिया है, तो भैया अगर ये इंच प्रति घंटा में है तो इसको भी इंच प्रति घंटा में होना चाहिए, तो इसके लिए आप यूनिट कन्वर्जन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 फीट, 1 फीट में कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, मैं 1 फीट, 1 फीट में होता है बेटा बराबर 12 इंच। 1 फीट में कितना होता है बेटा, 12 इंच। तो यहाँ 3 फीट है, तो 3 फीट में कितना हो गया बेटा, 3 × 12 इंच, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये 3 × 12 हो गया, ये प्रति दिवस है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 3 × 12 इंच प्रति, अब ये दिवस है बेटा, दिवस को देखिए
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? पूरे दिन की मैं बात करूं, सिर्फ दिन का बात करूं, नाइट का नहीं ना, तो 12 घंटे। तो यहाँ पे 12 घंटा। ठीक है, तो ध्यान से ये कितना हो गया बेटा? 12 × 36 इंच। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा? प्रति 12 घंटा। 12 घंटा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा बेटा 36/12 इंच प्रति घंटा। इंच प्रति घंटा। ध्यान से देखिएगा ना, ये 12 × कितना हो गया बेटा? 36। ठीक है, तो 3 इंच प्रति घंटा के हिसाब से बहेगा इसमें। 3 इंच प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, माह अगस्त में 5 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है बेटा? जल स्तर बढ़ता है। और यहाँ पे माह सितंबर में 3 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है बेटा? जल स्तर बढ़ता है। तो भैया ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? तो बिल्कुल अगस्त माह में आपके 5 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जल स्तर है तो अगस्त माह का जल स्तर क्या है बेटा? ज्यादा है। और सितंबर माह का क्या है? कम है। बिल्कुल। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो लिया है ना डेटा प्रति घंटा, ये एक दिवस का लिया ना, एक दिवस, सिर्फ दिन का ध्यान में रखिए। 12 घंटा। वैसे पूरे लोगे तो 24 घंटा होता है एक दिन में ना, जिसमें दिन और रात दोनों शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आपके पास उदाहरण नंबर 3 उपलब्ध है। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है? आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 3 क्या बोलता है क्वेश्चन। ध्यान से, डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, अभी तक पढ़े वैसा नहीं है ना। अभी एक्चुअल मायने में अब आपका क्या शुरू हो गया बेटा? अनुपात एवं षानुपात के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन व 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, एक ही कार्य है। पहला समूह 14 दिनों में उस काम को खत्म करता है और दूसरा समूह 21 दिनों में उसी काम को खत्म करता है। कितने कार्य है बेटा? एक कार्य है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखिएगा सॉल्यूशन उदाहरण नंबर 3 के बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे लिखिएगा पहले समूह द्वारा, पहले समूह द्वारा, समूह समूह द्वारा एक कार्य को पहले समूह द्वारा 14 दिन में, 14 दिन में किया गया कार्य, ऐसा लिख देना ज्यादा बेहतर है ना। किया गया कार्य बराबर कितना है बेटा? एक। पहले समूह 14 दिन में एक काम को ही खत्म करते हैं ना। ध्यान में रखिए, 14 दिन में कितना काम? एक काम। तो भैया एक दिन में कितना काम होगा? 1/14 काम, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लिखिएगा तब एक दिन में, एक दिन में काम, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/14 काम। कितना हो जाएगा बेटा? 1/14 काम। ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, और फिर लिखिएगा दूसरे समूह, दूसरे समूह द्वारा 21 दिन में, 21 दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर कितना बेटा? ये भी एक काम ही करते हैं। पहला समूह उसी काम को 14 दिन में खत्म करता है और दूसरा समूह उसी काम को 21 दिन में खत्म करता है। तो ये तो 21 दिन में किया गया कार्य एक हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? एक दिन में काम, एक दिन में कितना काम होगा बेटा? 1/21 काम। होगा कि नहीं होगा? होगा। इन्होंने भी एक दिन में 1/14 काम किया, इन्होंने एक दिन में 1/21 काम किया, तो दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे? ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे लिखिएगा तब दोनों समूह मिलाकर, दोनों समूह मिलाकर, मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य। चलिए, पहले समूह एक दिन में कितना काम? 1/14 काम करता है, प्लस दूसरा समूह एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 1/21 काम। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन हम किस पैटर्न से बना रहा है, ऐसे ही आपको भी बनाना है ना। चलिए, एक दिन में इतना काम। ध्यान से अब इसको तिरा गुणन कर लीजिए, 21 इंटू एकम 21 और 14 एकम 14 ना, तो कितना हो गया बेटा? ये 21, ये हो गया प्लस का 14/14 इंटू 21। ध्यान में रखिए ना। चलिए इसको और गुणा करते हैं। 14 + 21 कितना हो गया? यहाँ पे हो गया ये 5 और ये कितना हो गया बेटा? 3, 35, नीचे 14 इंटू 21।
काट लीजिएगा इसे, ध्यान से देखिएगा ना, दोनों के दोनों किससे कटेंगे बेटा, 7 के टेबल से कटेंगे, ऊपर और नीचे ना, 7 पंचे 35 और 7 तिया 21, ठीक है, और तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 5/14 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 5/14 तिया कितना हो गया, 42, कितना हो गया, 42, तो आपको पता है एक दिन में वो 5/42 काम करेगा, 5/42 काम, लेकिन आपको क्या निकालना है, एक काम कितने दिन में करेगा ये निकालना है, तो जस्ट उल्टा, यहाँ पे ये एक दिन में कितना काम कर रहा है पता है, एक दिन में कितना बेटा, 5/42 काम कर रहा है, अतः अतः एक काम को एक काम को करने में लगा समय, करने में लगा समय, लगा समय, चलिए, अतः एक काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे बराबर लिख दीजिएगा, ये कितना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक दिन में 5/42 काम होता है, तो एक काम अगर का मान निकालू मैं, तो भैया इस पूरे डेटा को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये 42 इधर भाग में, इधर आके गुणा में, 5 इधर गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, तो एक काम को करने में लगा समय कितना होगा बेटा, 42/5 दिन, ठीक है, निकाल लो कितना होगा, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 2 बचा और 5 बचा, तो 8/5 2 दिन, ठीक है, ये निकल गया, 8 सहित 2/5 दिन लगेंगे अगर हम एक काम को खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेंगे, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।